कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम आज शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है। भाग 2 यानी कि नागरिकता तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार नागरिकता को हम देख लेंगे, जो आर्टिकल 5 से 11 तक रहती है। ये ब्रिटेन से ली गई है हमारी नागरिकता। हमारी नागरिकता का जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक देश की और दूसरे राज्य की। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देश की नागरिकता का प्रावधान है। यह आर्टिकल 5 से 11 तक है। एक बार हम आर्टिकल रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है। यानी कि जो संविधान लागू होने से पहले तक भारत में रह रहे थे उनको आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए उनको दी गई, लेकिन उनके लिए एक प्रावधान रखा गया 19 जुलाई 1948। जो इससे पहले भारत आए उनके लिए, अगर उसके बाद आते हैं तो परमिट रूल लागू, जो कि 6 महीने तक आपको किसी कैंप या थाने वगैरह में रहना होगा, उसके बाद होता है। आर्टिकल 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस आए, लेकिन संविधान बनने से पहले, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। और आर्टिकल 8 में आपको विदेशी भ्रमण, यानी कि आप विदेश में रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की नागरिकता आपको नहीं लेनी है। इसके लिए प्रावधान है। तो आर्टिकल 8 ये कहता है। और आर्टिकल 9 में जो है आपकी, अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। और आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन आपकी नागरिकता खत्म करी जा सकती है अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है भाई। और आर्टिकल 11 में इसके कानून संसद बनाएगी, जिसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। मतलब इसका जो मसौदा तैयार करेगी वो गृह मंत्रालय तैयार करेगा। ठीक है भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं, हम आज शुरू करेंगे भाग 3। भाग 3 जो है ये हमारा मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई।
भाग 3 मूल अधिकार से रिलेटेड है और इसमें फंडामेंटल, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। अब मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार वो होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, ठीक है। इन्हें फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है जी। इनको, इसके जो मूल अधिकार के रक्षक होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं भाई। ये नहीं कि एक को टिक कर दें कि आप सुप्रीम कोर्ट या नहीं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इसको निलंबित जो कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। निलंबित मतलब कुछ समय के लिए आपके मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और इसको जो ख़त्म कर सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है वो संसद लगाएगी। ठीक है भाई। इन जो आर्टिकल हैं इसमें वो हैं 12 से 35 तक। हम एक बार फिर देखते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में इनकी संख्या आर्टिकल 12 से 35 तक है। इंग्लिश में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये हमें जन्म से मिल जाते हैं, यानी ये हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं। जो हमें जन्म से मिल जाते हैं। इन्हें फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इनके रक्षक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं दोनों। मान लीजिए अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है और उसके पास सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अगर उसके नज़दीक हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी जा सकता है डायरेक्ट। वरना आप कुछ केस करिए, एक लिमिट होती है आपकी कि 10 लाख से नीचे तक का केस आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनको निलंबित राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। और इनको जो प्रतिबंध लगा सकते हैं वो संसद लगा सकती है। ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। मूल अधिकार की परिभाषा कैसे? मूल अधिकार की परिभाषा इस तरह से है कि आपका जो राज्य है, राज्य मतलब स्टेट नहीं, मतलब कोई यूपी बिहार दिल्ली नहीं। राज्य मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था, यानी कि आपके पास जो भी कोई विभाग है। मान लीजिए आपका शिक्षा विभाग, वो अपने में आप में स्वतंत्र है। आपका यूपीएससी वो अपने आप में स्वतंत्र है। आपका बिजली विभाग वो अपने आप में स्वतंत्र है। आपका पुलिस विभाग वो अपने आप में स्वतंत्र है। मान लीजिए जो अपने विभाग के लिए कानून खुद बनाता हो, साधारण भाषा में जो अपने विभाग के कानून खुद बनाता हो, किसी और के कानून उसके ऊपर लागू नहीं होते हों, उसी को हम राज्य कहते हैं। और वो राज्य मतलब जो कानून बनाएंगे वो ऐसे कानून बनाएंगे जिससे दूसरे का अधिकार का हनन ना हो। तो उसी में परिभाषा लिखी है, यही परिभाषा है कि राज्य जिससे दूसरे के मतलब मूल अधिकार का हनन ना हो और जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जो अपने आप में कानून बनाता हो, वो एक राज्य है। उसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में है। और आर्टिकल 13 देखते हैं अब हम। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब आपका जो मूल अधिकार है वो वहाँ तक सीमित है जहाँ तक किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा हो। मान लीजिए आप कोई भाई है,
रात को किसी के घर पहुंच गए हो, अब दीवार कूद के कोई किसी के घर बढ़ रहा हो तो भैया सीधी बात चोर समझा जाएगा, घुस का आर्टिकल 19 के तहत राइट टू प्राइवेसी के तहत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यही है कि आपका मूल अधिकार तब तक है जब तक किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा हो। अगर किसी के दूसरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके मूल अधिकार को अल्पीकरण करा जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गई इसके दो आर्टिकल, आर्टिकल 12 में परिभाषा और आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आप कोई भाई कोर्ट में गए हो, आपने कोर्ट की वीडियो देखी हो तो आप देखते होंगे कि कोर्ट के सामने चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, सब खड़े रहते हैं, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है भाई, और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है और इसी में लिखा है कानून के समान संरक्षण। यह व्यवस्था यूएसए से ली गई। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है और कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण मतलब अगर कोई भी जाति, धर्म का आदमी या व्यक्ति हो, कोई भी लिंग हो उसका, मान लीजिए कोई मेल हो या फीमेल या ट्रांसजेंडर, कोई भी हो, कानून के सामने सबको समान संरक्षण मतलब अपने बचाव का सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। किसी को ये नहीं कि कोई मेल है तो उसको ज़्यादा सज़ा, कोई फीमेल तो उसको ज़्यादा सज़ा। दोनों ने, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक मेल एक फीमेल है, दोनों ने मर्डर कर दिया एक ही, तो दोनों को समान सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि दोनों को, मेल को ज़्यादा या फीमेल को कम, फीमेल को ज़्यादा या मेल को कम, यानी कि सबको बराबर मिलेगी। यह आर्टिकल 14 कहता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 लिखा है आप जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। कोई किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो और किसी भी जन्म स्थान, मान लीजिए कहीं भी उसको जन्म स्थान हो, आप इसके आधार पर उसका मतलब अपमान नहीं कर सकते कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची के हो। ठीक है भाई, इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन क्या होता है? यानी कि सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र। आप किसी भी व्यक्ति के साथ
जाति, धर्म और लिंग इनके बिहाफ पर लोक नियोजन में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भाइयों के बाद दिमाग में बात आई होगी कि तो फिर ये आरक्षण क्यों मिलता है। आरक्षण पहली बात तो ये भाई अब सबको मिलता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिलता। ना ही जनरल, ना ओबीसी, ना एससी एसटी, सबको मिलता है। और इसमें एक चीज पॉइंट है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर भेदभाव कर सकते हैं। अगर किसी के साथ पॉजिटिव भेदभाव है तो आप उससे उसको लाभ मिल रहा है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो चल नहीं सकता, यानी कि वो अपाहिज है, और वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा है और भीड़ लगी हुई है, तो उसको आप पहले, या जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो उसको आपको रोककर उसको पहले प्राथमिकता दे सकते हैं। ये उसके साथ पॉजिटिव भेदभाव हो जाएगा, जो संविधान कहता है कि पॉजिटिव भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 17 आ जाएगा, जिसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी के साथ छुआछूत में भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि तुम बड़ी जाति के, तुम ऊंची जाति के, तुम नीची के, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये पहले के, अब तो कम होता चला जा रहा है, लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा था। पहले कुछ जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और कुछ जाति को वो नीचा मानते थे। अगर वो उस जात मतलब ऐसा भी था कि उस जाति के एक पर्टिकुलर जाति के लोग, अगर उसमें से उच्च जाति के लोग एक कुएं से पानी भर सकते हैं तो निम्न जाति के लोग उस कुएं से पानी भी नहीं भर सकते थे, ऐसा भी था उस समय। तो आर्टिकल 17 उसी अस्पृश्यता, छुआछूत को ख़त्म करने की बात कहता है भाई। इसके बाद आर्टिकल 18 आ जाता है, इसमें उपाधि का अंत है। ये अगले पे देखते हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेज राज रहा, मुगल राज रहा, तो जो अंग्रेज राज रहा तो उन्होंने कुछ लोगों को, अपने चहेते लोगों को कुछ उपाधि दे दी, जैसे केसर हिंद, इस टाइप से। तो वो सब जो उपाधि दी थी संविधान के बाद वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप शिक्षा, सुरक्षा, यानी भारत रत्न, इस टाइप की जो उपाधि हैं वो रख सकते हैं। यानी कि जैसे शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ये सब उपाधि आप रख सकते हैं। सुरक्षा में जैसे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब रख सकते हैं। और जिस भाई किसी को भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, वो सब अपने नाम के आगे ये लगा सकते हैं। और अगर कोई किसी को कोई भी देश विदेशी उपाधि मिलती है तो उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए।
यानी कि उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, वो तभी विदेशी उपाधि रख सकता है, वरना नहीं रख सकता। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास, क्योंकि आर्टिकल 19 बड़ा है, वो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो कल देखते हैं आर्टिकल 19, एक बार हम ये सब रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल भाग 2, ये तो कल का हो गया। भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये जन्म से नैसर्गिक होते हैं, इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनके रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रतिबंध संसद लगा सकती है। और हाँ भाई, एक चीज़ और, ये हमारे यूएसए से लिए गए हैं, ये देख लेंगे। यूएसए से इन्हें लिया गया है, ये हमें जन्म से मिल जाते हैं। रक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों है। निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं और प्रतिबंध संसद लगा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 12 में परिभाषा आ जाती है, यानी कोई भी स्टेट, राज्य जो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने कानून खुद बनाता है, किसी को उस पर और के कानून लागू नहीं होते, वो अपने आप में स्वतंत्र है और वो अपने कानून खुद बना सकता है, और वो कानून ऐसे बनाएगा जिससे किसी अन्य को नुकसान न हो। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण है, यानी कि आपके जो मूल अधिकार हैं तब तक सही हैं जब तक किसी दूसरे को मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा हो। ठीक है भाई। आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ये 2 पॉइंट हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। आपने कोर्ट में देखा हो, सब कोर्ट में एक समान होते हैं, किसी को वहाँ कुर्सी नहीं मिलती। अगर कोर्ट में किसी की तारीख है तो सब खड़े होंगे, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, कोई भी हो। जज साहब सबको झाड़ देते हैं 1 मिनट में, वो किसी को नहीं देखते कि कौन क्या है, क्या पोजीशन है। और कानून के समान संरक्षण, यानी कानून सबको समान बचने के अधिकार भी देता है। ठीक है भाई, ये हमारे आर्टिकल 14 में थे। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में, इसमें किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में सबके लिए समानता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें हम पॉजिटिव भेदभाव किसी के साथ कर सकते हैं अगर उससे उसका भला हो रहा है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता यानी छूआछूत का अंत होता है। और आर्टिकल 18 हमारा उपाधियों का अंत होता है। इसमें हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये इस तरह की आदि हम उपाधि रख सकते हैं, यानी डॉक्टर, मास्टर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, इस तरह की उपाधि रख सकते हैं। अगर हमें कोई विदेशी उपाधि लेनी है तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके भाई, धन्यवाद।